नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेश कसवा और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की का तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं। अब तक हमने मिश्र बंधु विनोद तक पढ़ लिया था। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया था और कौन कौन से मिश्र बंधु थे, क्या क्या उनके नाम थे। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा था, उसमें किन किन कवियों को शामिल किया था, क्या उसका समय रहा था और दूसरे संस्करण में किन किन कवियों को शामिल करते हुए हिंदी नवरत्न का द्वितीय संस्करण उन्होंने निकाला था। इसके बारे में विस्तार चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास जाकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हिंदी साहित्य से संबंधित आपको वहां मिलेगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं मिश्र बंधु विनोद में ही। तो मिश्र बंधु विनोद एक कालखंड को दो उपभागों में बांटने वाले पहले विद्वान, यानी एक कालखंड को दो भागों में बांटने वाला जो पहला विद्वान था वो मिश्र बंधु विनोद था, सॉरी मिश्र बंधु थे। ठीक है। इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इन्होंने रीतिकाल को, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान जो थे वो मिश्र बंधु थे। ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है कि सुखदेव बिहारी मिश्र ने कहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, या गणेश बिहारी मिश्र ने कहा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, सीधा मिश्र बंधु ही आएगा। ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा और इसे दो भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है। अब एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण करने वाले विद्वान, एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण करने वाले विद्वान कोई है तो वह है आचार्य शुक्ल। कौन है? आचार्य शुक्ल। ठीक। अगर ये पूछे कि एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण करने वाले विद्वान कौन है तो आचार्य शुक्ल है। ठीक है। और अगर ये पूछे कि एक ही कालखंड को दो उपभागों में बांटने वाले, यानी दो भाग बांटे ना, जैसे अलंकृत रीतिकाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, यानी एक ही कालखंड को दो उपभागों में बांटने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु। एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य शुक्ल। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है वो 643 ईस्वी से माना है। कब से माना है? 643 ईस्वी से। ठीक है। 643 ईस्वी से वो हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। अगर संवत की बात की जाए तो संवत कितना होगा? 643 में आप 57 और जोड़ दीजिए तो संवत कितना हो गया? संवत हो गया जी 700। ठीक है। यानी 700 ईस्वी संवत से हिंदी साहित्य का प्रारंभ कौन मानते हैं? मिश्र बंधु मानते हैं। ईस्वी संवत से और ईस्वी सन की बात आ जाए 643 ईस्वी से मानते हैं। इनके अलावा और विशेष इनकी बात, एक विशेष बात ये भी है इनकी कि इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार कहा है। ठीक है। इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार कहा है। ठीक है। यानी गद्य की जो भी रचनाएं इनके अनुसार कि गद्य की जो भी रचनाएं मिलती हैं, सबसे पहले जो गद्य रचनाएं मिलती हैं वो गोरखनाथ की मिलती है। ये किसने कहा था? ये मिश्र बंधुओं ने कहा था, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है। उन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है उसके अंदर इसका जिक्र जरूर किया है कि गोरखनाथ जो थे वो हिंदी के पहले गद्यकार थे। ठीक है। परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए यह अप्रमाणिक ही है। ठीक है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसको अपने अप्रमाणिक ही मानेंगे। ये नहीं है कि अगर कोई पूछ ले कि हिंदी का पहले गद्यकार कौन है तो अपने झट से लिख दें गोरखनाथ। नहीं, गलत होगा उत्तर, बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये मिश्र बंधुओं के अनुसार है गोरखनाथ तो। ठीक है। इसलिए इसे प्रमाणिक, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे अप्रमाणिक ही मानेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपने मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधु द्वारा जो लिखा गया था ग्रंथ, उसका पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से पुट होंगे। इसके अलावा प्रश्न आने की संभावनाएं जो है बिल्कुल ही नगण्य है। अब बात करूंगा मैं आगे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले ऐसे विद्वान का नाम जो जिनके बगैर हिंदी साहित्य बिल्कुल ही अधूरा है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्वान हैं
तो आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बात उसी की करूंगा आपके सामने। अब रामचंद्र शुक्ल छठे इतिहासकार की बात कर रहा हूं मैं, विद्वान की बात कर रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, रामचंद्र शुक्ल। ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कब था बंदे ने? लिखा था साहब 1929, यानी 1929 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका था। इसका पहला जो संस्करण है वो 1929 ईस्वी में आ गया था। अब कई बच्चों को ये पता नहीं है कि इसका दूसरा संस्करण भी आया था। बिल्कुल, इसका द्वितीय संस्करण जो आया था वो 1939 में आया था, सॉरी 40 में। द्वितीय संस्करण 1940 में, यानी पहला संस्करण 1929 में आया था और द्वितीय संस्करण जो है 1940 में आया था। किस ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने इसमें लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया। इन्होंने इसमें लगभग 1000 कवि, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे तो इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है, को स्थान दिया। लगभग 1000 कवियों को इन्होंने इसमें स्थान दिया, ठीक है। किस विधि में लिखा गया ग्रंथ था? पहले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो यह किस विधि में लिखा गया ग्रंथ था? यह विधेयवादी विधि में लिखा गया ग्रंथ था। क्या था? यह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया ग्रंथ था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ था वो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था, ठीक। अब उस समय एक पत्रिका निकलती थी, हिंदी शब्द सागर, ठीक है। जब रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को लिखने का प्रारंभ किया था उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर, ठीक है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखना शुरू किया था, ठीक है। लिख लीजिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखना शुरू किया, ठीक है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास, अगर पूछ ले कि इन्होंने सबसे पहले अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का क्या शीर्षक दिया था, ठीक है, तो शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। क्या शीर्षक था? हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखना उन्होंने शुरू किया था और 1929 में हिंदी साहित्य 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुआ।
प्रकाशित हुआ। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र रूप में प्रकाशित कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, लिखना कब प्रारंभ किया था? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा था। और किस में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। तो ये मेन बातें हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ शुक्ल का है उससे संबंधित सामने हमारे आती है। आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इनका जो ग्रंथ है वो आलोचनात्मक श्रेणी में माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आलोचनात्मक श्रेणी में माना जाता है, परंतु आलोचनात्मक श्रेणी में भी इनका जो ग्रंथ है, क्योंकि हिंदी रामचंद्र शुक्ल जो थे वो रसवादी आचार्य थे। क्या थे? रसवादी आचार्य थे। ठीक है ना, तो इनका जो ग्रंथ है वो रसवाद और लोक मंगलवाद की भाव भंगिमा पर लिखा गया है, भावभूमि पर लिखा गया है। क्या लिखेंगे? मेन बात है कि इनका ग्रंथ रसवाद और लोक मंगलवाद की भावभूमि को लेकर इनकी आलोचना निर्मित है। ठीक है, इन रसवाद और लोक मंगलवाद की भावभूमि को लेकर इनकी आलोचना निर्मित है। 1050 ईस्वी से 1050 विक्रमी संवत से वीर गाथा काल का प्रारंभ मानते हैं। वीर गाथा काल का प्रारंभ कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 1050 ईस्वी से हुआ है। ठीक है, 1050 विक्रमी संवत से हुआ है। और किस रूप में हुआ है? वीर गाथा काल के रूप में। अगर प्रश्न हमसे ये पूछे कि ईस्वी में अगर पूछे तो 993 ईस्वी। ठीक है, विक्रमी संवत अगर पूछे तो 1050। ठीक है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ माना है। अगर यदि ईस्वी सन में पूछ ले तो उसका उत्तर होगा 993 ईस्वी से। अगर पूछे कि कौन सी विक्रमी संवत से है तो उसका उत्तर होगा 1050। ठीक है, अब इनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण कथन आते हैं परीक्षाओं में, कई महत्वपूर्ण कथन भी आते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। यह बात बहुत बार आ चुकी परीक्षा में, जिसको अपने लिखनी अनिवार्य है कि पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारापति राजा भोज के चाचा धारापति राजा भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ प्राप्त हुए।
यहाँ प्राप्त हुए। ये बात किसने कही है? कई बार प्रश्न में आया है। तो यह किसने कहा है? यह कहा है शुक्ल ने। किसने कहा है? शुक्ल ने। यह बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारापति राजा भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और क्या था? शुक्ल जी और गुलेरी जी ने मुंज को हिंदी का पहला कोई माना है। मुंज को हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि किसने माना है? शुक्ल और गुलेरी। ठीक है। यानी मुंज को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने माना है। ठीक है। और मेन बात इसकी क्या है शुक्ल जी की? इनकी मेन बात यह है कि शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य प्रारंभ मानते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ। ठीक है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का प्रारंभ कौन मानते हैं? ये बात भी शुक्ल जी कहते हैं। ठीक। और शुक्ल जी ने अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख गुजरात के वल्लभी के दारसेन द्वितीय के शिलालेख से माना है। अपभ्रंश। ठीक है। यानी अपभ्रंश का पहला प्रयोग गुजरात के वल्लभी के दारसेन द्वितीय के शिलालेख से माने। शिलालेख ठीक है। कि अपभ्रंश का जो पहला प्रयोग मिला है वो गुजरात के वल्लभी के दारसेन द्वितीय के जो शिलालेख है वहां से मिला है। इस बात का संकेत कौन दे रहे हैं? इस बात का संकेत दे रहे हैं शुक्ल। कौन दे रहे हैं? शुक्ल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। इन्होंने ये माना है कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ है। ये जो बातें मैं आपको लिखा रहा हूं ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसलिए इनको आप महत्वपूर्ण मानिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शुक्ल से मैंने निकाल के लेके आया हूँ, रामचंद्र शुक्ल की बुक से लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये और पूछी जा चुकी है। अगली बात है आगे क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि सिद्धनाथ साहित्य जो धार्मिक कोटि का नहीं है। क्या कहते हैं? कि सिद्धनाथ साहित्य धार्मिक कोटि का होने के कारण धार्मिक कोटि का होने के कारण साहित्य से बाहर है। विशुद्ध
साहित्य से बाहर है। निषिद्धनाथ साहित्य है वो धार्मिक कोटि का होने के कारण विशुद्ध यानी धार्मिक है, वो सिर्फ धर्म पर लिखा गया है, साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास से बाहर कर दिया था। ये बात बहुत अच्छी बात है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और नाथों के साहित्य को धार्मिक कोटि का मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास से इन्हें बाहर कर दिया था। ठीक है, हिंदी साहित्य विशुद्ध साहित्य से ये बाहर है। ठीक है, अब आगे ये क्या बोलते हैं कि योग धारा नाथों की थी। योग धारा साहित्य या काव्य की कोई धारा नहीं है, या काव्य की कोई धारा नहीं है। सिद्धनाथ साहित्य धार्मिक कोटि का होने के कारण विशुद्ध साहित्य से बाहर है। योग धारा साहित्य या काव्य की कोई धारा नहीं है। यह बात किसने कही है? यह बात शुक्ल ने कही है। यह बात है रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ठीक है, आगे चलें। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ शुक्ल जी ने लिखा है, ठीक है, इस इतिहास ग्रंथ के लिखने से पहले इनके सामने कई किताबें आ चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी। उनको देखकर उनका अनुकरण करते हुए शुक्ल जी खुद अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते समय ये कहते हैं कि मैंने इन इन किताबों का सहारा लिया है। मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते हुए इन इन किताबों का सहारा लिया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है उसमें किन किन स्रोत सामग्री का उपयोग किया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते समय निम्न स्रोत सामग्री का प्रयोग किया। निम्न स्रोत सामग्री का प्रयोग किया। ठीक है, किसका? नंबर 1, खुद उन्होंने कहा है मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, किसकी लिखी हुई है? मिस्र बंधुओं की। नंबर 2, रीतिकालिक कवियों का परिचय इन्होंने मिस्र बंधु विनोद से दिया है। ठीक है, ब्रज माधुरी रास, ब्रज माधुरी सार, सॉरी जीवनी, सार का मतलब जीवनी है। ठीक है, ब्रज माधुरी सार, ये जीवनी है। किसकी है ये जीवनी? हरिहर द्विवेदी की। लिखी हुई किसने है? वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की जीवनी है। ठीक है, तीसरी, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये भी जीवनी है। और किसकी है ये श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, चौथा, कविता कौमुदी, कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी।
रामनरेश रामनरेश त्रिपाठी की। ठीक है, इसमें कुल 8 भाग हैं। कविता कौमुदी में कुल कितने भाग हैं? एक बार प्रश्न आ चुका है ये कि कविता रामनरेश त्रिपाठी की जो कविता कौमुदी है उसमें कुल कितने भाग है। तो जो कविता कौमुदी है उसमें कुल कितने हैं? 8 भाग। ठीक है, 8 भाग में से शुक्ल जी ने 2 भाग लिए। कितने लिए? 2 भाग। शुक्ल जी ने 2 भागों का प्रयोग किया है। ठीक है, कुल 8 भाग थे कविता कौमुदी में, जिसमें से 2 भाग जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में शामिल किए हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही रहेगी। अगर आपको अच्छी लगे क्लास, महत्वपूर्ण लगे, तो आप कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासें लेके आ सकूं, आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।